नमस्कार मंडली, आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी नई लॉन्ग आंसर सीरीज। एग्जाम में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आखिर लिखना कैसे है, इसकी टेक्निक आज हम सीखेंगे। और आज का हमारा पहला मेगा टॉपिक है एविडेंस लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट बेस, थ्योरी ऑफ रेलेवेंसी। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस टॉपिक पर, थ्योरी ऑफ रेलेवेंसी पर, पूरे 13 में से 13 मार्क्स आखिर लाएं कैसे? बस इसी एक सवाल का जवाब है हमारा आज का पूरा स्ट्रक्चर। इस फ्रेम को आखिर तक फॉलो कीजिए और फुल मार्क्स पक्के समझो। तो चलिए रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले हम उस कोर रूल को समझेंगे जो 13 मार्क्स का गेटवे है। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझेंगे, लॉजिकल वर्सेस लीगल रेलेवेंसी और रेलेवेंसी वर्सेस एडमिसिबिलिटी। इसके बाद हम एक परफेक्ट आंसर का ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आखिर में एक हाई स्कोरिंग स्टैट्यूट से उठाए हुए इलिस्ट्रेशन से अपने आंसर को सील कर देंगे। यही है एक टॉप स्कोरिंग आंसर की परफेक्ट रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं उस बुनियाद से जिस पर पूरा आंसर खड़ा होगा। ये है आपके आंसर का इंट्रोडक्शन। हमेशा यहां से शुरू करना है। लिखिए कि कोर्ट का वक्त बहुत कीमती होता है। ऐसे ही कोई भी इधर उधर की अनकनेक्टेड बात करके कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यही काम करती है थियरी ऑफ रेलेवेंसी। सोच लीजिए ये एक फिल्टर है। यही वो प्रिंसिपल है जो डिसाइड करता है कि जज के सामने लीगली कौन से फैक्ट्स पेश किए जा सकते हैं ताकि केस फोकस में रहे और टाइम बर्बाद ना हो। तो अब सवाल उठता है, इस फिल्टर को कानून की भाषा में क्या कहते हैं? इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। इसे स्ट्रिक्ट गेटवे समझिए। हर पीस ऑफ एविडेंस को इस दरवाजे से होकर गुजरना ही पड़ता है। और ये गेटवे कहता क्या है? बिल्कुल दो टूक बात कहता है कि एविडेंस सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों का दिया जा सकता है। पहला, फैक्ट इन इशू, यानी वो मेन मुद्दा जिस पर केस चल रहा है, और दूसरा रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी वो सभी तथ्य जो उस मेन मुद्दे से जुड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एंड ऑफ नो अदर्स। बस इसके अलावा और किसी चीज का नहीं। यही आपके आंसर का सबसे मजबूत स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सेक्शन 3 हमारा बेस बन गया। अब आते हैं पहले इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पर जो एग्जामिनर आपके आंसर में जरूर ढूंढता है। 13 मार्क्स के लिए लॉजिकल रेलेवेंसी और लीगल रेलेवेंसी का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, लॉजिकल रेलेवेंसी जैसा नाम से ही क्लियर है, कॉमन सेंस की बात है। अगर दो बातों में आम इंसानी लॉजिक से कोई कनेक्शन लगता है तो वो लॉजिकली रेलेवेंट है। लेकिन लीगल रेलेवेंसी ये अलग है। कानून सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता। कोई फैक्ट लीगली रेलेवेंट तभी माना जाएगा जब कानून ने यानी बीएसए ने उसे स्पेसिफिकली लिखकर रेलेवेंट माना हो। और यहीं से निकलता है वो गोल्डन मैक्सिम, वो डायलॉग जो आपके पेपर में होना ही चाहिए। इसे डबल अंडरलाइन करके लिखना है। हर लीगली रेलेवेंट फैक्ट लॉजिकली रेलेवेंट होता है, लेकिन हर लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट लीगली रेलेवेंट हो ये जरूरी नहीं। इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। सोच के देखिए, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन, लॉजिकली तो ये क्राइम से सीधा जुड़ता है ना? कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन कानून जानता है कि पुलिस टॉर्चर या दबाव डाल सकती है। इसीलिए इससे बचने के लिए लॉ ने इस कन्फेशन को लीगली इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल माना है। देखा, जो लॉजिकल है वो जरूरी नहीं कि लीगल भी हो। तो मान लीजिए कोई फैक्ट लॉजिकल भी है और लीगली रेलेवेंट भी, तो क्या वो सीधा कोर्ट में पेश हो जाता है? नहीं, यहाँ पिक्चर में आता है आखिरी गेटकीपर, एडमिसिबिलिटी। एग्जामिनर को ये भी देखना है कि आपको इन दोनों का अंतर पता है या नहीं। ये समझना जरूरी है कि रेलेवेंसी दो फैक्ट्स के बीच के रिश्ते का सवाल है, उनके कनेक्शन का सवाल। लेकिन एडमिसिबिलिटी ये कानून का एक सख्त रूल है। ये तय करता है कि कोर्ट उस फैक्ट को एविडेंस के तौर पर अलाउ करेगा भी या नहीं। तो रेलेवेंसी लॉजिक की दुनिया है और एडमिसिबिलिटी कानून की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मान लीजिए पति और पत्नी के बीच एक क्राइम को लेकर कोई प्राइवेट बात हुई। लॉजिकली ये तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, पर स्पाउसल प्रिविलेज का जो सख्त कानूनी नियम है उसकी वजह से कोर्ट इसे एविडेंस मानने से साफ इनकार कर देगा। मतलब फैक्ट रेलेवेंट तो है पर बिल्कुल इनएडमिसिबल है, ताकि रिश्तों की पवित्रता बनी रहे। अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, पर 13 मार्क्स के आंसर को वजनदार और स्कोरिंग बनाने के लिए एक क्लासिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। ये एक ब्लूप्रिंट है
जो एग्जामिनर को दिखाएगा कि आपको पूरे एक्ट की गहरी समझ है। अपनी आंसर शीट में ये फ्लो चार्ट या टेबल जरूर बनाएं। बीएसए के सेक्शन 4 से 50 तक। सेक्शंस 4 से 14 उन फैक्ट्स की बात करते हैं जो फैक्ट इन इशू से जुड़े हैं, जैसे रेस जेस्टे, मोटिव, प्रिपरेशन, एलिबाई। फिर आते हैं सेक्शंस 15 से 24 जो एडमिशंस और कन्फेशंस पर हैं। सेक्शन 26 उन लोगों के स्टेटमेंट्स के बारे में है जो गवाह नहीं बन सकते, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 34 से 38 पिछले कोर्ट के जजमेंट्स यानी रेस जुडिकाटा पर फोकस करते हैं। आगे सेक्शंस 39 से 45 एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बारे में है और आखिर में सेक्शंस 46 से 50 कैरेक्टर की रेलेवेंसी पर। ये स्ट्रक्चर आपकी नॉलेज को प्रूफ करता है। चलिए, थियोरी समझ ली, स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब वक्त है उस ब्रह्मास्त्र का जो आपके आंसर को बाकियों से ऊपर उठा देगा, और वो है एक स्टैट्यूट बैक्ड यानी कानून से लिया गया इलस्ट्रेशन। हम सीधा कानून की किताब से यानी बीएसए 2023 के सेक्शन 9 इलस्ट्रेशन ए से एक क्लासिक लीगल प्रॉब्लम उठाएंगे। सवाल ये है, क्या ए ने एक खास दिन चेन्नई में कोई जुर्म किया? ये है हमारा फैक्ट इन इशू। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें रेलेवेंट फैक्ट क्या है? ये कि उसी दिन ए लद्दाख में था। रीजनिंग क्या है? ये फैक्ट इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये फैक्ट इन इशू को यानी ए का चेन्नई में जुर्म करना हाईली इम्प्रॉबेबल यानी लगभग नामुमकिन बना देता है। एक इंसान एक ही वक्त पे दो जगह कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। और इसका लीगल प्रिंसिपल क्या है? ये एलिबी के कॉन्सेप्ट को साबित करता है। कानून में इसी को कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। ये लिखने से आपके मार्क्स सील हो जाते हैं। एग्जाम में 13 मार्क्स के लिए ये हेडिंग्स और इलस्ट्रेशन जरूर लिखिए, आपको टॉप मार्क्स मिलेंगे। इस फुल टॉपिक के पूरे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करें। अगर ये नई लॉन्ग आंसर सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, law-minded_DNM को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स में बताएं अगला 13 मार्क क्वेश्चन कौन सा चाहिए। कीप लर्निंग, स्टे लीगल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।